हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजोनेंस। ओके, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड इन दैट वी डिस्कस्ड अबाउट लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। लाइन देखा था हमने, व्हाट इज लाइन, लाइन सेगमेंट, एंड वी डिस्कस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑल्सो। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन टुडे। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इट इज पॉलीगन्स। अब हम देखेंगे पॉलीगन्स के बारे में। अच्छा, नाउ व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीगन बेसिकली क्या है बच्चों? इट्स अ क्लोज्ड फिगर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है विच इज बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से बाउंडेड जो क्लोज्ड फिगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन? क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। तो एक क्लोज्ड फिगर है विच इज बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीगन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात, लाइक अगर मैं एक क्लोज्ड फिगर बनाना चाह रहा हूं तो मिनिमम लाइन सेगमेंट्स कितने रिक्वायर्ड है? इन ऑर्डर टू मेक अ क्लोज्ड फिगर हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू आई नीड? तो देखिए, क्या दो लाइन सेगमेंट से मैं एक क्लोज फिगर बना सकता हूं क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक अ क्लोज फिगर विद द हेल्प ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। सो मिनिमम लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू इन अ पॉलीगन इज 3। मिनिमम लाइन सेगमेंट्स किसी पॉलीगन में जो मुझे चाहिए इट इज 3। और हम जानते हैं वो 3 साइड का क्लोज फिगर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो अभी हम जो आज के जो लेक्चर होगा इसमें जनरल डिस्कशन करेंगे पर्टेनिंग टू पॉलीगन्स। जो हमारा जनरल डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में इट इज टोटली बेस्ड ऑन पॉलीगन्स। हम कोई स्पेसिफिक पॉलीगन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीगन्स की प्रॉपर्टीज वी विल सी, ठीक है। तो एक पॉलीगन्स के बारे में हम देखते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड है एक क्लोज फिगर के लिए, वो है 3, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो देखिए उसका जैसे ट्राइंगल कितने लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? 3। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अगर 4 साइड्स का है, 4 साइड्स का एक क्लोज फिगर है दैट इज पॉलीगन है, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है विच इज क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली 5 साइड का जो पॉलीगन होता है उसको एक नाम दिया गया है पेंटागन। 6 साइड्स का है हेक्सागन। ऐसे कुछ नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो 4 साइड्स को हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल। इन सबको हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी आर फोकस्ड ओनली ऑन द बेसिक इंट्रोडक्शन। दिस इज माय पेंटागन। 6 साइड्स को हम बोलते हैं हेक्सागन। 6 साइड्स वाला फिगर जो होता है पॉलीगन होता है उसको बोलते हैं हेक्सागन। 7 वाले को हेप्टागन, ऐसे ही 8 वाले को ऑक्टागन बोल देंगे। एज सच कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पॉलीगन का एक इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब पॉलीगन आ रहा है तो इसमें जो हमारी कुछ टर्म्स आएंगी जो फ्यूचर में नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे एक चीज जो आएगी वो है डायगोनल क्या होती है पॉलीगन की। तो चाहो तो देख लो, जैसे मैं बता रहा हूँ 3 साइड का एक क्लोज फिगर है, तो क्या ये एक ट्राइंगल है? बिल्कुल ये ट्राइंगल है। 4 साइड का कोई भी ले लो आप। 5th साइड वाले को मैं बोल देता हूँ पेंटागन, ठीक है ना। तो ऐसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। 6 साइड का कोई होगा, सपोज ये मेरा क्या है? हेक्सागन। तो ऐसे ही मैंने बना दिया है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे ही। अच्छा, अब बात आती है डायगोनल की कि डायगोनल क्या होता है। इन अ पॉलीगन हम डायगोनल किसे बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। डायगोनल क्या होता है बच्चों? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस। non-consecutive vertices is called diagonal.
क्या होता है बच्चा डायगोनल? वो लाइन सेगमेंट जो कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को ज्वाइन करता है, वो लाइन सेगमेंट जो कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को ज्वाइन करता है। जैसे सपोज मैं क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं, क्या ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है? ABCD 4 साइड्स का है क्लोज फिगर, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अब बात आती है डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है? नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को। तो देखिए ए के कंसेक्यूटिव में बी और डी तो हैं, तो इसके जस्ट नॉन कंसेक्यूटिव कौन सी होगी बेटा? सी। तो मेरी डायगोनल क्या होगी? एक AC। सिमिलरली एक डायगोनल क्या होगी? BD। दे आर माई डायगोनल्स। ये क्या है बेटा? मेरी डायगोनल्स हैं। अच्छा, ये डायगोनल हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? चाहो तो आप एक पेंटागन भी बना सकते हैं हम, उसमें भी आप चाहो तो एक डायगोनल देख सकते हो। देखिए सपोज ये कोई मेरा पेंटागन है, देखो ए के एडजेसेंट क्या है? कंसेक्यूटिव E और B, तो नॉन कंसेक्यूटिव मतलब ये और एक ये, क्या मेरी 2 डायगोनल हो गई? हाँ जी मेरी 2 हो गई है। अगेन क्या मैं B to E ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल। B to D भी कर सकता हूँ, अगेन इट्स अ डायगोनल। तो मेरी कितनी डायगोनल हो गई है? 4। सिमिलरली एक डायगोनल ये आप ये देखो C to E, ये मेरी कितनी डायगोनल हो गई? टोटल 5। तो इसमें कितनी डायगोनल्स हैं बेटा? 2 डायगोनल्स। और यहाँ पे पेंटागन में कितनी होती मेरी? 5 डायगोनल्स होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हमें देखना है पॉलीगन के बारे में कि हाँ कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है बच्चा? वो पॉलीगन इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। वो पॉलीगन जिसमें ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज नॉन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे ये मेरा कोई पॉलीगन है, इसमें मेरे इंटीरियर एंगल्स क्या है बेटा? ABCDE। ये एंगल A, एंगल E, एंगल D, एंगल C, एंगल B, हर एक का मेजर क्या है मेरा? लेस देन 180 डिग्री। तो इसलिए ये इसको क्या बोलता हूं मैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है बेटा? वो पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? वो पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो कॉन्वेक्स में तो क्या होता है? सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? लेस देन 180 होते हैं। बट इन केस ऑफ कॉनकेव पॉलीगन एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल तो ऐसा होगा जो कि ग्रेटर देन 180 होगा। चाहो तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा। 4 साइड्स, 4 लाइन सेगमेंट्स का क्लोज फिगर है, तो मेरा क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए ये जो मेरा एंगल है एंगल C, एंगल C क्या है बेटा? मेरा रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है? मेरा रिफ्लेक्स एंगल। और हम जानते हैं ये क्या है मेरा? ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया। अब आती है बात कि भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया। एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा? पॉलीगन इन विच ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। एंड ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ। तो रेगुलर पॉलीगन की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है बेटा? सारे इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो सारी साइड होती हैं उनकी लेंथ भी सेम होती है। जैसे ये मेरी कितनी साइड का क्लोज फिगर है? 6 साइड्स का। तो ये मेरा क्या है? हेक्सागन। तो AB BC सॉरी C
दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा, इक्वल टू सी डी, इक्वल टू डी ई एफ और ई ए। तो और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ। तो सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ही वो क्या होगा बेटा मेरा रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है ना। तो रेगुलर पॉलीगन तभी होता है जब सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स आर इक्वल। अब पॉलीगन के बारे में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, नोट करके देखेंगे। हाँ, फर्स्ट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ट्राइंगल है और वहां पे बेटा n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। कोई ट्राइंगल ABC है, अच्छा ट्राइंगल ABC में साइड्स की ट्राइंगल है तो उसमें कितनी साइड्स होगी बेटा 3, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3। पुट करके देखिए 3 - 2 इज 1, 1 इंटू 180 इज व्हाट 180 डिग्री। तो हमें पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, और ये कितना होता है 180 डिग्री। और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम तो मुझे पता है। फिर आती है क्वाड्रिलेटरल की बात। कोई एक क्वाड्रिलेटरल ले लो आप, ABCD। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो एक बार यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। n की जगह साइड्स कितनी है 4, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 360। दूसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। जो किसी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, किसी भी पॉलीगन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, उन सब का सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री। पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। जैसे कोई पॉलीगन बनाओ आप, ठीक है, तो क्या एक एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैं दे दूं नाम 1। क्या ये एक्सटीरियर एंगल है 2, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है 3, क्या ये भी एक्सटीरियर एंगल है 4। तो मैं बोल सकता हूं बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 4 साइड का पॉलीगन है तो 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे, 10 साइड्स का पॉलीगन है तो 10 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। बट जितने भी एक्सटीरियर एंगल हो डजंट मैटर, लाइक कितनी भी साइड का रेगुलर पॉलीगन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम तो मेरा कितना रहेगा बेटा 360 डिग्री। तो क्या एक्सटीरियर एंगल का सम मेरा नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है? नो, इट इज ऑलवेज 360 डिग्री। बट क्या इंटीरियर एंगल का मेजर मेरा नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है? यस। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाएंगे क्या आपका इंटीरियर एंगल का सम बढ़ता जाता है? यस। तो हमें ध्यान रखना है कि इंटीरियर एंगल तो मेरे नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करते हैं, बट एक्सटीरियर एंगल मेरे नंबर ऑफ साइड्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज 360 डिग्री। अगला पॉइंट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ regular polygon is n-2 इंटू 180 बाय n। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने रेगुलर वर्ड यूज किया है। अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? रेगुलर पॉलीगन की। देखो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। अच्छा,
ईच इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा देखो सारे इंटीरियर एंगल का सम तो कितना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर रेगुलर पॉलीगन है बेटा, रेगुलर पॉलीगन है तो क्या सारे एंगल बराबर होंगे, क्या सारे एंगल बराबर होंगे? तो हर एक एंगल मुझे निकालना है तो उसको नंबर ऑफ साइड से मैंने डिवाइड कर दिया, सारे एंगल मेरे क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, विच इज n-2 इंटू 180 बाय n। सिमिलरली ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो मुझे ये बताओ सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 बाय n। अगेन n तो मेरा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। तो जैसे हम रेगुलर पॉलीगन तो समझते हैं ना बेटा, क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर क्या होता है, स्क्वायर। क्या स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, यस। क्या स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, यस। बट रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, क्यों? क्योंकि उसके चारों एंगल तो 90 डिग्री होते हैं बट उसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स in a n-sided polygon is, number of diagonals in a n-sided polygon is n into n-3 by 2। किसी भी पॉलीगन में, इस बार रेगुलर वर्ड यूज नहीं किया है, कोई सा भी पॉलीगन हो, यहाँ पे मैंने रेगुलर यूज किया है और यहाँ पे नॉर्मल है। तो कोई भी पॉलीगन हो उसका इंटीरियर एंगल तो यही होगा, एक्सटीरियर एंगल यही होगा, बट जब रेगुलर की बात आती है तो हर एक इंटीरियर एंगल ये होगा और हर एक एक्सटीरियर एंगल ये होगा। अब कोई डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन में कितनी होती है, n इंटू n-3 बाय 2। याद करो पेंटागन जब मैंने बनाया था उसमें मैंने डायगोनल कितनी बनाई थी बेटा, 5 बनाई थी, 1 2 3 4 और 5। कितनी डायगोनल लिखी थी मैंने, 5। फॉर्मूले से पुट करो, कितनी साइड्स हैं, 5, तो n की जगह 5 पुट करो, 5 इंटू 5 माइनस 3 बाई 2, 5 इंटू 2 बाई 2। क्या मेरी 5 आ गई, बिल्कुल आ गई है। वैसे आप क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल्स होती हैं, 2। n की वैल्यू 4 पुट करो क्योंकि साइड्स कितनी है मेरी क्वाड्रिलेटरल में, 4। तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो 1, 4/2 कितना, 2। और मुझे पता है मेरे क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल्स होती हैं, 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं पॉलीगन से रिलेटेड, जनरल प्रॉपर्टीज। अब आगे हम बढ़ते हैं। इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ polygon, if sum of interior angles of a polygon is 1620 degree, find number of sides। देखो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है बेटा, 1620। मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो क्या मुझे पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना गिवन है बेटा, 1620। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, 1620। और n क्या है मेरा, साइड, n क्या है मेरा, साइड। तो n-2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1620 बाय 180, 0 0 विल कैंसल। 18 की टेबल में 162 आता है मेरा 9 टाइम्स, तो n-2 मेरा कितना हो गया बेटा, 9। तो दिस विल गिव मी n इक्वल टू 9 प्लस 2, दैट इज n इक्वल टू 11। तो इसका मतलब अगर कोई पॉलीगन की साइड्स 11 है, अगर कोई पॉलीगन की साइड्स 11 है तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा बेटा, 1620। अगर साइड्स 11 है तो इंटीरियर एंगल का सम मेरा कितना होगा बच्चों, 1620 डिग्री। बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बढ़िया। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एक्सेप्ट वन ऑफ अ convex polygon is 2180, then number of sides in a polygon is, कुछ ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, 13, 15, 17, फाइनली 19। देखिए सारे इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, कितना गिवन है मुझे 2180। मुझसे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स। तो इसको सोचने का तरीका है बेटा, है ना, ऐसे ही प्रोसीड नहीं करेंगे। ये 2180 मुझे है ना सारे इंटीरियर एंगल का सम नहीं है, बट एक को छोड़ के ना, अगर जैसे सपोज 20 इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये मुझे कितनी इंटीरियर एंगल का सम दिया हुआ है 19 का, है ना, ऐसे समझ लो। तो नंबर ऑफ साइड्स मुझसे पूछा गया है। अच्छा मुझे ये बताओ ये पॉलीगन कौन सा है बेटा, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है, अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो क्या मेरा ईच इंटीरियर एंगल जो होगा क्या लेस देन 180 होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो क्या ईच इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा। हाँ जी। तो देखो सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है मेरा, सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। उसमें से मैं एक को छोड़ के सेपरेट कर दूं, सारे इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री। उसमें से मैं ये 2180 क्या है, एक को छोड़ के बाकी जितने भी इंटीरियर एंगल्स है उसका सम। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या रिमेनिंग एंगल आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बेटा, एक रिमेनिंग एंगल। सपोज यहां पे किसी पॉलीगन में 5 इंटीरियर एंगल है तो ये सम कितने का है 5 एंगल का, और ये सम कितने का है 4 एंगल्स का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एक कोई एंगल आएगा, और उसका हमें पता है कि वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो हमें पता है उनका डिफरेंस जो होगा वो 180 से तो बेटा कम ही होगा। इन एंगल्स का डिफरेंस, ये टोटल एंगल्स माइनस एक को छोड़ के जो आया है, उनका जो भी डिफरेंस है मुझे नहीं पता कितना आएगा, बट मैं इतना श्योर हूं कि वो जो एंगल आएगा इट विल बी लेस देन 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इट्स अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। सॉल्व कर लो। n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन 180 प्लस 2180। दिस इज 180 करेंगे तो 222360, 0 से 0 कैंसिल। n-2 जो आएगा वो आएगा मेरा लेस देन n-2 लेस देन 236 बाय 18, 236 बाय 18, इसको मैं 9 से कर दूंगा, और सॉरी 2 से किया तो 9, तो ये आया 11 टाइम्स और 118। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 108 बाई 9 तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा, n-2 लेस देन कुछ 13.11 आएगा। तो n-2 लेस देन कितना है 13.11, तो n लेस देन कितना होगा बेटा 13.11 प्लस 2, तो n विल बी लेस देन 15.11। मतलब जो आपकी साइड्स होंगी बेटा डेफिनेटली दे विल बी लेस देन 15.11। अच्छा, साइड्स कभी ऐसे डेसिमल में आ सकती है क्या? नहीं, ऑप्शन में भी नहीं दी गई है। अब देखो साइड्स जो होंगी लेस देन 15 होंगी। साइड्स क्या है? लेस देन 15, सॉरी लेस देन 15.11, लेस देन 15.11।
तो लेस देन 15.11 तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो बी भी है और एक ए भी है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं, 13 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है आंसर, 13 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। सपोज अगर n मेरा कितना है बेटा, सपोज मैं n को 13 मानता हूं, क्योंकि 15.11 से लेस तो ये भी है और ये भी है। अगर n मेरा कितना है 13, n मेरा कितना है 13, तो मेरे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा बेटा, 13 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 13 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 11 इंटू 180 डिग्री और 11 इंटू 18 कितना होगा 1980। कितना होगा बेटा, सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 1980, सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 1980। बट मुझे क्या दिया गया है बेटा 2180, जो सम दिया गया है ना, एक इंटीरियर एंगल को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनका है, तो ये तो इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 13 तो मेरा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा n इक्वल टू 15, आंसर क्या होगा मेरा n इक्वल टू 15। चेक कर लो, 15 माइनस 2 इंटू 180 करोगे तो 13 इंटू 180 करोगे, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कुछ आपका 2340 आएगा। कितना आएगा 2340, देख सकते हैं आप, इससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सम है एक एंगल को छोड़ के है, तो बाकी तो टोटल सम तो इतना है, एक एंगल को छोड़ के इतना है। और मुझे पता था मेरा जो सम आएगा लेस देन 180 आएगा, उससे सॉल्व करता गया और मैंने नंबर ऑफ साइड्स निकाली, दैट इज विल बी माई 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीगन के बारे में बेसिक हम कर चुके हैं, अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं। अब ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस आज ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ट्रायंगल के बारे में मुझे आगे और भी कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। डिटेल में हम चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की, सिमिलरिटी पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की, इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बहुत चीज़ें पढ़नी है। तो एक ट्रायंगल्स हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला पॉलीगन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल क्या है बता चुके हैं, क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। क्या है बेटा, क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन हो रहा है ट्रायंगल का, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। और फिर दूसरा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बेसिस पे किस किस टाइप के ट्रायंगल होते हैं मेरे, स्केलेन, उसके बाद होता है बेटा आइसोसेलेस, और लास्ट एक होता है इक्विलैटरल। स्केलेन में क्या होता है बेटा, नो इक्वल साइड्स, कोई भी साइड मेरी इक्वल। आइसोसेलेस में क्या होता है 2 इक्वल साइड्स होती हैं, और इक्विलैटरल में क्या होता है ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस में 2 इक्वल साइड्स होती हैं और इक्विलैटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगेन पहला आता है एक्यूट एंगल, दूसरा आता है बेटा राइट एंगल, और तीसरा मेरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, ईच इंटीरियर एंगल जो होता है इज लेस देन 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है लेस देन 90 डिग्री।
राइट एंगल ट्राइंगल में नाम से पता चल रहा है, वन एंगल इज राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा बेटा, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये मेरा क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। देख लो, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये मेरा कौन सा है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। सारे एंगल जो हैं वो लेस देन 90 है। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी जो है मेरा राइट एंगल है, और ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है मेरा, जिसमें जो मेरा एंगल बी है, इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ट्राइंगल के बारे में। अच्छा, अब है ना क्या करते हैं, इनसे ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सम थ्योरम्स है ना, कुछ थ्योरम्स स्टार्ट करते हैं। तो एक थ्योरम है, सब जानते हैं हम, क्या थ्योरम है मेरी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है मेरा, 180 डिग्री। दूसरा है मेरा एक्सटीरियर एंगल के बारे में ना, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल is produced, then the exterior angle so formed will be equal to the sum of interior opposite angles। क्या बोला बेटा, एक तो पहली थ्योरम ने तो मुझे बोला है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा भाई, 180 डिग्री। ये तो मुझे बोला है फर्स्ट थ्योरम ने। दूसरी थ्योरम क्या बोल रही है, अगर किसी साइड को मैं एक्सटेंड कर दूं ट्रायंगल की, सपोज मैंने बीसी को एक्सटेंड कर दिया डी तक, तो जो एक्सटीरियर एंगल बना है, जो एक्सटीरियर एंगल मेरा बना है, इसको मैं नाम दे देता हूं y। तो जो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है ये किसके इक्वल होगा, सम किसका, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या है बेटा, ए और बी। तो एंगल y जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, वैसे ही आप चाहें अगर इसको नाम दे दें एंगल z, तो z किसके इक्वल होगा, एंगल a प्लस एंगल c। ये मेरा एंगल a प्लस एंगल c के बराबर होगा। ऐसे यहां पे भी आप चाहें तो बना सकते हैं एक एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम है the bisectors, if the bisectors of angle B and angle C of a triangle ABC intersect at O। अगर किसी ट्राइंगल ABC में एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स O पे मीट कर रहे हैं, देन क्या बताना बेटा, एंगल बी ओ सी वो कितना होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये हमें याद रखना है। मतलब बेटा बाइसेक्टर बोला है मैंने बी और सी के, है ना। जैसे अगर एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, एंगल सी का बाइसेक्टर मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। अगर ये ओ पे मीट कर रहे हैं, अगर ये O पे मीट कर रहे हैं तो एंगल BOC कितना होगा बेटा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल
ए। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ऐसी ही एक और थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड। क्या है बेटा? इफ साइड्स AB and AC of a triangle are produced to P and Q. If sides AB and AC of a triangle are produced to P and Q, then P and Q respectively कर लेते हैं। मैं एक बार फिगर बना देता हूं, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। Sides AB and AC of a triangle are produced to P and Q respectively, then ऐसे लिखो, the sides of a triangle are produced to P and Q respectively। ठीक है, उसके बाद if bisectors of angle PBC and angle QCB and angle QCB meet at O, then angle BOC will be equal to 90 minus half of angle A। इसको भी हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे। क्या बोला बेटा? AB को एक्सटेंड किया P तक, AC को एक्सटेंड किया Q तक। तो जो PBC का बाइसेक्टर मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस। और यहाँ पे भी QCB का बाइसेक्टर मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस। अगर ये O पर मिलते हैं तो एंगल BOC मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहां पर BOC कौन सा एंगल था बेटा? ये। तो इसका मेजर कितना होगा? 90 प्लस। बेटा ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है और ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहां पे 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है BO and CO are the bisectors of angle B and angle C of triangle ABC। ठीक है, as shown in figure। if angle BAC equal to 80 degree and angle ABO equal to 30 degree, then angle OCA equal to मुझसे पूछा गया है। फिगर में बना देता हूं बेटा। ABC एक ट्राइंगल है और B और C के बाइसेक्टर्स BO और CO, BO और CO मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एंगल BAC 80 डिग्री, तो BAC मतलब दिस एंगल इज गिवन एज 80 डिग्री। ओके, और ABO 30 डिग्री गिवन है बेटा। ABO कौन सा है? ये 30 डिग्री है। एंगल ABO कितना है? 30 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है? OCA मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे जो डेटा गिवन था वो मैंने मेंशन कर लिया है। BAC 80 गिवन था, ये एंगल 30 गिवन था, मुझे ये फाइंड करना है। अच्छा, तो देखो सबसे पहली बात, क्या एंगल BOC मेरा कितना होगा बेटा? एंगल BOC कितना होगा मेरा? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, मतलब 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A कितना है? 80, मतलब 40। 90 प्लस 40 कितना? 130। तो ये तो मेरा हो गया बेटा 130। ये एंगल X है तो ये भी जाहिर सी बात है X ही होगा क्योंकि इक्वल है। और ये 30 है तो ये भी कितना होगा बेटा? 30, क्योंकि ये भी इक्वल है। तो अब
ट्राइंगल BOC में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, 130 प्लस 30 प्लस x, ये कितना होगा बेटा 180 डिग्री। तो ये मुझे देगा x इक्वल टू 180 माइनस 160 और x इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20 डिग्री। तो x इसको बोलो या इसको बोलो, दोनों क्या है सेम ही है दोनों की वैल्यू, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो आज हमने पॉलीगन के बारे में देखा, उसके इंटीरियर एंगल के बारे में देखा, कितना होता है सम, एक्सटीरियर एंगल के बारे में देखा, डायगोनल से रिलेटेड देखा, रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल देखा। ठीक है, फिर हमने प्रॉब्लम्स की, उसके बाद ट्राइंगल्स का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन वगैरह देख लिया है और कुछ थ्योरम्स हमने देख लिए हैं। अब ट्राइंगल्स की नेक्स्ट जो स्टेज आएगी हमारी, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंसी आई ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।